तरह से भौगोलिक सीमा रेखाएं जो है हमारी भारत की, किस तरह से धरातलीय जो स्थलीय सीमा रेखाएं हैं और तटवर्ती सीमा रेखाएं और जलीय पड़ोसी देश है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि स्थलीय सीमा रेखा में हम बहुत ही ज़्यादा हैं, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा रेखा है दोस्तों। तो इससे क्या है कि हमारा जो क्षेत्रफल है भारत का, वो 7वां सबसे बड़ा देश हम है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है तो स्थलीय सीमाएं भी तो हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह देखते हैं कि हमारे स्थलीय सीमा रेखा भी ज़्यादा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हम विश्व के क्षेत्रफल में कितना योगदान देते हैं। तो विश्व के क्षेत्रफल में हम 2.4% योगदान देते हैं। बीपीएससी क्वेश्चन भी है और ये सब एसएससी क्वेश्चन भी होते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल का जो है प्रतिशत कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है अपने आप में विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तब हम देखते हैं दोस्तों, इस कारण से हमारा जो धरातलीय सीमा रेखा है, जो स्थलीय सीमा रेखा है, वो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। तो इतनी लंबी सीमा रेखाएं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर दोस्तों म्यांमार की सीमा रेखा यहाँ पर त्रिपुरा तक, और त्रिपुरा ही नहीं वेस्ट बंगाल भी पूरा एक ब्लॉक वाइज यहाँ तक है, वेस्ट बंगाल तक, मेघालय तक। इस कारण से ये जो तो सीमा रेखाएं हैं वो 15,200 किलोमीटर हैं दोस्तों। ये अपने आप में क्वेश्चन आता है कि किस देश का, भारत में कितने देशों की सीमा रेखा लगती हैं। तो भारत में 7 देशों की सीमा रेखा लगती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा किसकी लगती है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की लगती है। अपने आप में ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा रेखा लगती है। तो पहले हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे। तो पश्चिम में सबसे ज़्यादा सीमाएं से लेकर पूर्व तक जितनी भी सीमाएं हैं सबकी चर्चा करेंगे, और भारत के किन किन राज्यों से लगती है इन सब की भी चर्चा करेंगे। तो हमारी जो सीमाएं रेखाएं हैं वो देखते हैं कि कितनी सारी हैं। देखते हैं कि पश्चिम से चलते हैं दोस्तों। तो ये जो है गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक का कौन सा लगता है। तो पंजाब का। ये जो गुजरात से और जम्मू कश्मीर का, पंजाब, ये सब राजस्थान वगैरह लेकर क्या किससे लगता है। तो ये पाकिस्तान का लगता है दोस्तों। तो पाकिस्तान जो हमारा शत्रु देश भी है, बहुत बार आक्रमण भी किया है, और अभी आतंकवादी हमले इतने होते हैं। तो इस तरह से जो पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है भारत के लिए बहुत ही, और भारत की जो सीमा रेखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे हमेशा ही सीमा का विवाद होते रहता है। इस तरह से देखते हैं कि कौन से, पाकिस्तान हो गया, और फिर इसके बाद कौन सा हो गया दोस्तों। तो चीन हो गया। चीन उसके बाद सीमा रेखा है। उसके बाद चीन के बाद नेपाल का सीमा रेखा है। इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं या क्लॉकवाइज चल रहे हैं दोस्तों। तो उसके नेपाल का सीमा रेखा है। नेपाल के बाद देखते हैं दोस्तों कि भूटान की सीमा रेखा है। भूटान की सीमा रेखा है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो है पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें और कौन कौन सा लगता है। तो देखते हैं कि म्यांमार लगता है। म्यांमार की जो सीमा रेखाएं हैं वो भारत से स्पर्श करती हैं। और उसके बाद देखते हैं कि बांग्लादेश का भी है। यहाँ पर भूटान भी था, म्यांमार और बांग्लादेश हो गया। तो इस तरह से हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ एक अफगानिस्तान भी है, जो जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान की सीमा रेखा लगती हैं। तो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से लगती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो अब जो अफगानिस्तान की सीमा रेखा है ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया कि क्या जम्मू कश्मीर से लगती है। तो नहीं। और किस राज्य से लगती है। तो सब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है ये क्वेश्चन होगा। और कौन से होगा, जो जम्मू कश्मीर का नहीं हो जाएगा बल्कि लद्दाख का हो जाएगा। तो लद्दाख से अफगानिस्तान की सीमाएं रेखाएं लगती हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो ये आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, केंद्र के अधीन हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये जो सीमाएं रेखाएं 7 हमने देश का बताया ना, उसमें हम सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा रेखा भारत से लगती है। तो किस देश की सीमा रेखाएं हैं, भारत की सीमा रेखा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत की लगती है। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है भारत के गोद में है। 3 तरफ से क्या है, बांग्लादेश को हमने ले रखा है, उसको कवर किया है। और नीचे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। तो उस तरह से देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, और भारत की सीमा रेखा भी बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है। ये दोनों को वाइस वर्सा हो गया कि भारत की भी सीमा रेखा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, और बांग्लादेश अपने आप में से भारत से ही स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसलिए भारत का सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किससे लगती है, तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश का भी भारत से लगती है। इस तरह से हो गया दोस्तों। हम देखते हैं कि बांग्लादेश का कितना लगता है। तो 4096 लगता है दोस्तों। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से सीमा रखता है। तो हमने देखा दोस्तों कि 15,200 किलोमीटर में से 4096 किलोमीटर तो सिर्फ बांग्लादेश से लग गया। उसके बाद कौन सा लगता है दोस्तों, तो उसके बाद देखते हैं कि चीन सबसे बड़ा जो हमारे शत्रु में से एक है,
वो लगता है। तो चीन से कितना लगता है दोस्तों, तो चीन से 3488 किलोमीटर। तो 3488 किलोमीटर जो है ये बहुत आसान अंक है, 3488 किलोमीटर चीन से लगता है। तो दूसरा सबसे बड़ा सीमा रेखा किससे लगता है, तो चीन से लगता है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं और तीसरा सबसे बड़ा सीमा रेखा किससे लगता है दोस्तों, तो देखते हैं कि चीन के बाद सबसे ज़्यादा किससे लगता है, तो पाकिस्तान से लगता है। तो पाकिस्तान का कितना लगता है दोस्तों, पाकिस्तान का हमें याद होना चाहिए, पाकिस्तान से सीमा रेखा सबसे ज़्यादा कितना लगता है, तो 3323 किलोमीटर लगता है। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान से लगता है दोस्तों। उसके बाद तो पाकिस्तान का आप देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य टच होते हैं पाकिस्तान से, स्पर्श होते हैं, क्योंकि उसका सीमा को हमें प्रबंधन करना है, सीमा को हमें कंट्रोल करना है, उस तरह से सीमा को हमें नियंत्रण करना है और उस पर जीत भी हासिल करनी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का कौन कौन सा लगता है दोस्तों, तो पाकिस्तान का लगता है गुजरात से, जो सबसे कम है, क्यों, क्योंकि यह कच्छ है और फिर ये सर क्रीक तक का मामला जो आ जाता है, हमेशा मछुआरों का जो प्रॉब्लम होता है, इस तरह से हो जाएगा, ये मुद्दा हो गया। उसके बाद पाकिस्तान से लगने वाला कौन है, तो राजस्थान है दोस्तों। तो राजस्थान के बाद कौन है, तो पंजाब है दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद ये 3 राज्य हो गए। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे पाकिस्तान से कौन लगता है, तो कौन सा लगेगा दोस्तों, तो श्रीनगर, मतलब ये जम्मू कश्मीर लग जाएगा और ये लद्दाख लग जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान से टच होते हैं। आप बोलेंगे कि कौन से राज्य सबसे ज़्यादा किलोमीटर पाकिस्तान से स्पर्श करता है सीमा रेखा, तो इसमें क्या होगा आंसर, राजस्थान। राजस्थान सीमा रेखा पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा टच होता है। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों। इस कारण से ये नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान 1037 किलोमीटर जो है राजस्थान का पाकिस्तान से लगता है दोस्तों। और पंजाब का कितना लगता है, तो पंजाब का 553 किलोमीटर लगता है। दूसरा पंजाब सबसे ज़्यादा हो जाएगा जो पाकिस्तान से टच होता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा 508 किलोमीटर दोस्तों। इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 हो गया, केंद्र शासित प्रदेश में टच होने वाला। उसमें भी कौन सा हो जाएगा, तो इसमें टच होने वाला सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख जो होता है सबसे ज़्यादा किलोमीटर में देखें तो, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब कम हो गया और लद्दाख इससे ज़्यादा बड़ा हो गया है, जो इससे टच हो रहा है दोस्तों। तब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या उसको बोलते हैं कि इस तरह से हम देखते हैं कि चीन का, अब चीन का देखते हैं कि चीन का कौन से राज्य से, भारत के कौन कौन से राज्य से चीन का सीमा रेखा टच होता है दोस्तों। तो देखते हैं कि चीन का जो है जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। तो राज्य में अब बताना है, तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसलिए अब जम्मू कश्मीर जो है न होकर लद्दाख हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से टच होने वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान हो जाएगा, और लद्दाख से टच होने वाला क्या हो जाएगा, एक चीन हो जाएगा। तो ये हो गया, चीन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, चीन से स्पर्श करने वाले सीमा रेखा, और उसके बाद उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सिक्किम भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि चीन से टच होने वाला कौन कौन से राज्य हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो है दूसरा सबसे ज़्यादा चीन का टच होता है भारत के साथ। तो इस तरह से हमारे सीमा रेखाएं कौन कौन से राज्य से स्पर्श होती हैं, ये हमने देख लिया दोस्तों। तो इसके बाद हम देखेंगे चीन के बाद कौन सा दोस्तों था, चीन के बाद हमारा दोस्तों था ये, चीन के बाद हमारा दोस्तों पाकिस्तान भी हम कर चुके हैं। पाकिस्तान के बाद हमारा कौन है, तो नेपाल है दोस्तों। 1751 किलोमीटर जो है वो नेपाल से हमारा टच होता है, जो नेपाल से हमारी सीमाएं रेखाएं होती है। इसमें भी देखना है कि नेपाल जो है कहाँ अवस्थित है। देखते हैं कि नेपाल जो है एक रेक्टेंगल आयत बनाकर अवस्थित है, यहाँ आयत बनाकर ये अवस्थित है। तो इससे क्या हो गया, उत्तराखंड का टच होगा और सिक्किम का टच होगा। उसके बाद क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, फिर कौन सा होगा, बिहार होगा, और थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी होगा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नेपाल को स्पर्श करने वाले भारत के कौन से राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पर्श करने वाले भारत के कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार है जो नेपाल को सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों कौन सा है, तो देखते हैं यहाँ पर बिहार है 729 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 560 किलोमीटर, और देखते हैं उत्तराखंड 263 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर, और देखते हैं कि सिक्किम मात्र 99 किलोमीटर है। तो इस तरह से हमने देखा कि नेपाल से टच होने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं और कितने किलोमीटर हैं। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो बिहार में ऑप्शन आएगा, तो बिहार मानना होगा, बिहार यदि ऑप्शन आता है तो। आप देखते हैं दोस्तों भूटान, भूटान जो है कहाँ है, तो इन दोनों के गोद में है भूटान। अच्छा है, आराम से 2 तरफ से 3 तरफ से क्या है, 3 तरफ से सिर्फ भारत के साथ है।
तो इस तरह से हम देखते हैं भूटान के बारे में कि सबसे ज़्यादा क्या है, तो यहाँ सिक्किम हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, तो असम भी हो गया, और क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश भी हो गया दोस्तों, और क्या हो गया, भूटान के साथ पश्चिम बंगाल का भी हो गया। तो अब देखते हैं कि भूटान में सबसे ज़्यादा किसके साथ, तो असम के साथ हो गया। 267 किलोमीटर असम के साथ सबसे ज़्यादा भूटान का हम स्पर्श करते हैं। उसके बाद असम के साथ बाद क्या हो जाएगा, अब दोस्तों असम हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का 217 किलोमीटर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, और सिक्किम मात्र 32 किलोमीटर दोस्तों। तो हमने भूटान को भी देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार दोस्तों देखते हैं कि म्यांमार के सीमा पूर्वोत्तर भारत का वो द्वार हो गया, पूर्वोत्तर भारत का जो द्वार हो गया वो म्यांमार से टच है। इसलिए हम लोग का एक जो रोड जन रहा है मांडले तक बनेगा रोड, इससे हम जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको हम साकार कर सकेंगे, और यहाँ से रास्ता शुरू हो रहा है। तो इस तरह से म्यांमार जो है हमारा मित्रवत संबंध भी रहा है। तो इस तरह से कुछ कुछ छिटपुट घटनाएं नागा वागा से संबंधित थे उससे आकर ऐसे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी मित्र संबंध हमारा रहा है। तो म्यांमार से सीमा रेखा लगने वाले कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि नेपाल के बाद सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत का क्या लगता है, तो म्यांमार होता है दोस्तों। तो म्यांमार हो जाएगा 5वां ऐसा देश जो भारत में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा लगता है। तो उसका कितना किलोमीटर है दोस्तों, ये देखेंगे तो कितना किलोमीटर है दोस्तों। तो हम म्यांमार के साथ देखते हैं कि हमारा किलोमीटर जो है म्यांमार के साथ जो है, यहाँ देखते हैं 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ 5वां ऐसा पोजीशन है जो 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ लगता है। छठा भूटान हो जाएगा जो 699 किलोमीटर लगभग है, 700 किलोमीटर। उसके बाद हो जाएगा अफगानिस्तान जो मात्र 106 किलोमीटर लगता है। तब म्यांमार का देखते हैं जो 1643 किलोमीटर जो है, उससे देखते हैं कि 1643 में कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश टच है दोस्तों, और उसके बाद क्या यहाँ पर क्या है, नागालैंड है, फिर क्या है, मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा किससे टच होते हैं, सबसे ज़्यादा या सिर्फ 4 ही ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से टच होते हैं, म्यांमार को स्पर्श करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, म्यांमार के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में कौन कौन से राज्य टच होते हैं, तो देखते हैं पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले भारत के कौन से राज्य हैं, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। देखते हैं कि बंगाल आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन के समय सब एक ही था, लेकिन करजन ने इसको डिवीजन कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इसको स्पर्श करने वाले भी कौन होगा, तो पश्चिम बंगाल ही सबसे ज़्यादा स्पर्श करने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बांग्लादेश का हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान का सिर्फ 106 किलोमीटर है, जो किससे टच होगा, सिर्फ लद्दाख से होगा टच। कोई केंद्र शासित, एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से टच होगा, कोई राज्य से नहीं टच होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि भारत की स्थलीय सीमाएं किस प्रकार से मजबूत स्थिति में आई हुई है, किस तरह से हमें मजबूती करना होगा उसको और ज़्यादा। तो हम देखते हैं कि भारत जो है स्थलीय सीमा में हमारे पास आर्मी के कौन सा है, तो हमारा 3rd सबसे बड़ा आर्मी है स्थलीय सीमा के लिए, और 3rd सबसे बड़ा आर्मी और एयरफोर्स और नेवी ये सब मिला के हम शीर्ष 5 में आते हैं, कभी कभी 4 पे चले जाते हैं। इस तरह से हम एक मजबूत स्थिति में हैं और हम 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। तो हमें जो 15,200 किलोमीटर जो लंबे हमारा धरातलीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा है, इसको मजबूत करने के लिए हमने क्या किया, अर्धसैनिक बलों का भी गठन किया है, आर्मी के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के लिए, क्योंकि एक देश और एक अर्धसैनिक बल, इस तर्ज पे हमने काम किया और हमने कंट्रोल किया। हमने आराम से कारगिल युद्ध जीता है, 1965 की लड़ाई जीती है, और इस तरह से हमने पाकिस्तान को कई बार पराजित किया है, 1971 में पराजित किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से स्थलीय सीमाएं हमारी मजबूत हुई हैं। तो देखते हैं अर्धसैनिक बलों का गठन। तो अर्धसैनिक बलें जो हैं, हर अर्धसैनिक बल, कौन कौन से अर्धसैनिक बल हैं दोस्तों, तो BSF हैं, SSB हैं, उसके बाद ITBP हैं, असम राइफल्स हैं, और कौन कौन से हैं दोस्तों, तटीय सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन कौन से अर्धसैनिक बल किस किस चीज़ के लिए है। तो एक सीमा और एक अर्धसैनिक बल। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक सीमा था तो एक अर्धसैनिक बल हुआ करता था, और अभी भी वही है। तो उसका क्या नाम है, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो दोस्तों हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सीमा रेखा पे रहेंगे और बांग्लादेश की सीमा रेखा पे रहेंगे, क्योंकि सब एक ही था, पूरी पाकिस्तान ही हुआ करता था। तो इस तरह से BSF यहाँ पे रहता है। BSF ने देखा आपने काम कितना अच्छे से करता है, कितने BSF के जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। तो BSF जो है सुरक्षा के लिए अपना प्राण तक त्याग दे रहा है। देखते हैं कि BSF से सुरक्षा के लिए, BSF जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए, आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए किस प्रकार से ये आगे आया है और कैसे अपने सीने पे गोली खाई है। इस तरह से हम दोस्तों देखते हैं कि
बांग्लादेश, बांग्लादेश से घुसपैठ बड़ी समस्या है दोस्तों। तो बड़ी समस्या के लिए इस तरह से हमने देखा है कि कैसे असम में 2 जगह से घुसपैठ कर जाता है भारत में, और पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठ करता है। इस तरह से बीएसएफ इसको रोकने के लिए बहुत प्रयत्नरत है। बांग्लादेश से बहुत सारे हमारे जलीय सीमाएं भी हैं, बहुत सारी नदियों से लगता है, इसके कारण से उस तरह से घुसपैठ उसमें आते हैं। ताकि अब तो लैंड बॉर्डर जो एग्रीमेंट है वो सफल हो गया है और उसमें हमने साइन भी कर दिया है। इस कारण से अब ये समस्या बहुत हद तक कम हो गई है। इस कारण से दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर बीएसएफ अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब जो हो गया बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसके लिए कौन सा सैनिक बल है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आता है। बीएसएफ है कि एसएसबी है कि आईटीबीपी है कि असम राइफल्स है, इस तरह से तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, या सीआरपीएफ है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है। और बीएसएफ नेपाल के लिए नहीं है दोस्तों, और भूटान के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मित्र देश है। क्योंकि अगर मित्र देश के साथ भी वही पाकिस्तान जैसा सलूक करेंगे तो मित्र देश कहेंगे कि क्या मैं वैसा ही हूँ जो आप अर्धसैनिक बल वही वाला सेम लगाए हैं मेरे लिए भी। इस तरह से इसके लिए मित्र के संबंध मौजूद होने के लिए हमने उसके लिए दूसरा अर्धसैनिक बल लगाया है, जिसका क्या नाम है दोस्तों, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल जो है हमारा नेपाल के साथ लगता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं भूटान के साथ भी लगता है, लेकिन और देखते हैं क्योंकि मित्र संबंध है इसलिए ऐसा लगता है, और मित्रवत हमारा राष्ट्र है इसलिए ऐसा लगता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि और आईटीबीपी, तो आईटीबीपी किससे किससे लगता है दोस्तों, तो आईटीबीपी देखते हैं चीन एक सबसे बड़ा समस्या हमारे लिए, तो आईटीबीपी इसके लिए गठन किया गया है। तो आईटीबीपी में इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, तो इस तरह से हम तिब्बत नाम क्यों लिए, बल्कि ये तिब्बत क्या है, ये एक बफर जोन का काम करता था। मतलब दो एक महाशक्तियों के बीच जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। तो 2 महाशक्तियों के बीच एक तिब्बत था, लेकिन चीन ने उसको हड़प लिया और इस तरह से तिब्बत के जो शरणार्थी थे वो भारत में आने को मजबूर हुए। दलाई लामा 1962 की कहानी हम जानते हैं कि दलाई लामा को कैसे मजबूर होकर 1959 में ही आना पड़ गया और हमने उसको शरण दिया। इस तरह से हमने लाखों तिब्बतियों को शरण दिया। इस तरह से हम उसके शरण, उसकी सुरक्षा के लिए और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए तिब्बत नाम से भी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स का गठन किया। इस तरह से हमें नेपाल चीन के सीमा से उसको बाउंड्री पे उसको लगाया जाता है दोस्तों। इस तरह से हमारी रक्षा होती है और आईटीबीपी के जवान रक्षा करते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि असम राइफल्स, असम राइफल्स क्या है, म्यांमार के लिए भी है। तो म्यांमार की सीमा रेखा पे असम राइफल्स का भी नियुक्ति करते हैं। और इस तरह से नागा विद्रोही और नागा अलगाववादियों को कंट्रोल करने के लिए किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो असम राइफल्स का ही योगदान है। किस तरह से म्यांमार से चीन अपने म्यांमार के रास्ते किस प्रकार से हमारे नागा उग्रवादियों को उसको क्या करते हैं, भड़काते हैं, अलगाव की भावना पनपते हैं, उसको पनपाते हैं और करते हैं कि अलगाव हो जाए। इस तरह से हमारे खंडन करने की कोशिश करते हैं और हम उसको पूरा उसको असफल कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर किस प्रकार से असम राइफल्स हमने उसको यहाँ पे लगाया है और असम राइफल्स ने कितना सफलता हमें दी है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि तटीय सुरक्षा के लिए भी कोस्टल गार्ड्स का गठन किया गया है और अंदर जो नक्सली समस्या है उसके लिए सीआरपीएफ का गठन किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि एक अर्धसैनिक बल और एक सीमा को हम कैसे उसको सफल बनाए हैं दोस्तों। इस तरह से हम आज कारगिल युद्ध सारे युद्ध जीत रहे हैं। इस तरह से हम दोस्तों देखते हैं कि अब हमारी सीमा रेखा जो है जलीय सीमा रेखा है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन भी है कि जलीय सीमा रेखाएं कितना है, तो हमारे पास 6100 किलोमीटर जो स्थल से जुड़े हुए जल हैं वो है, यानी गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक दोस्तों। और कितने राज्य जलीय सीमा में लगते हैं ये भी अपने आप में क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। इस तरह से उसके बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे इसमें, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों क्योंकि अब जो दमन दीव और दादर नगर हवेली है एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इस कारण से एक हो जाएगा, तो एक हटा देंगे और उसके बाद पुडुचेरी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम देखते हैं कि कम हो जाएगा, एक कम कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से कितने जिला हैं, तो जिला की संख्या 66 जिला है जो तटवर्ती रेखाओं से टच होके जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि पुडुचेरी भी अपने आप में अलग अलग है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। इस तरह से सब मिला के अगर देखा जाए सुनो दोस्तों, तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। तब हम दोस्तों देखते हैं कि उसके अलावा जो लक्षद्वीप है हमारा, उसके अलावा जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, उसमें भी हमारे तटवर्ती सीमा रेखा मिलते हैं। तब जाके हमारा 7515 किलोमीटर हमारा कंप्लीट होता है। तो
तो इस तरह से हमारा विशाल तट रेखा है दोस्तों। तो विशाल तट रेखा से हमें क्या लाभ है दोस्तों? तो विशाल तट रेखा से हमें बहुत सारा लाभ है। तो निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं दोस्तों? प्रथम लाभ कि हमें विशाल तट रेखा होने से हम हिंद महासागर के गोद में हैं, और इस तरह से हिंद महासागर भारत जो है हिंद महासागर के गोद में होने के कारण ये क्या हो गया, इसका ऐतिहासिक महत्व इतना ज़्यादा है कि कोई एक सागर का नाम, महासागर का नाम प्रथम बार किसी देश के नाम से रखा गया है। वो कौन सा है? तो हिंद महासागर है, हिंदुस्तान से इससे संबंधित है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन ओशन। तो इंडिया से संबंधित है। तो हमारे पौराणिकता को दर्शाता है, हमारे ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर किसी देश के नाम से नहीं है। इस तरह से हमारी ऐतिहासिकता को दर्शाता है। तो हम हिंद महासागर के राजा हो गए। देखिए, भारत हिंद महासागर का राजा हो गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि हिंद महासागर में हमारी पैठ बहुत मजबूत है। हमारा वहाँ अंडमान निकोबार पूरा हिंद महासागर में है, और मलाक्का की जल संधि जो चीन से, उधर मलेशिया से चीन से का रास्ता है, दक्षिण चीन सागर में जाने का रास्ता है, और विश्व के समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा ये जल संधि है। उसमें हम मजबूती से पैठ बना सकते हैं। उसमें हम जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, उससे हम बैठ के वहाँ पर हमारा एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बना के, उसको एक सेंटर बना के एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि जलीय एक्ट ईस्ट पॉलिसी अंडमान निकोबार से ही संभव हो सकता है, और स्थलीय ईस्ट पॉलिसी जो है किससे संभव है दोस्तों? तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उससे संभव है। इससे हम मांडले तक जो है हमारा म्यांमार के, वहाँ तक हम रोड बना रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्थलीय एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम स्थलीय भाग से शुरू कर रहे हैं, और जलीय एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है जलीय भाग से शुरू कर रहे हैं। तो हम दोस्तों देखे हैं कि कितना जरूरी है हमारा समुद्री मार्ग और समुद्री तट रेखा। तो इसमें हमारा बहुत सारा लाभ मिल जाता है। और क्या लाभ मिलता है दोस्तों? तो हमारा एक और लाभ मिलता है कि हम मत्स्य के क्षेत्र में जितने भी जैविक हैं मत्स्य संसाधन, जो कहते हैं ना कि नीली क्रांति का मेन मुख्य नदियों से नहीं समुद्र से है। नदियां तो हैं ही, साथ साथ समुद्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो नीली क्रांति में हमारा योगदान बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन और जितने भी उसका सीप हैं उस सब का पालन करके मोती पालन ये सब करते हैं, जिससे हम जैविक संसाधन को बहुत आगे बढ़ा देते हैं। नीली क्रांति में हमारा बहुत योगदान है। तो इस प्रकार से हमारा तटीय सीमा रेखा बहुत ही वरदान साबित होता है। और भारत का इतनी अच्छी अवस्थिति है जहाँ क्या है, कर्क रेखा के जितने भी नीचे है ये सब क्या उष्णकटिबंध का हो गया, और उष्णकटिबंध में ये हमारा बहुत ही अच्छा होता है, कितनी विविधताओं से भरा रहता है हमारा जैविक संसाधन भी। और अजैविक में देखा जाए दोस्तों तो मालाबार तट पे देखते हैं कि थोरियम का कितना भंडार है, और इस तरह से हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर में कितने संसाधन हैं और कितने सारे तेल हैं। देखें हम बॉम्बे हाई ये सब पूरा गुजरात ये सब का कितना सारा तेल का भंडार है। और दोस्तों ये भी कि तटीय में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लगता है, तो गुजरात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9 राज्य हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हम मत्स्य के साथ साथ और कितने जैविक संसाधन के साथ साथ कितने हम अजैविक संसाधन या मिनरल्स खनिज हम लोग कितना मजबूत कर लेते हैं। तो देखते हैं खनिज संसाधन में हम दोस्तों देखते हैं कि थोरियम हो गया, उसके बाद अंदर और भी बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे कि हम लोग मैग्नीज के भी बहुत सारे भंडार हैं। और हम दोस्तों देखते हैं कि थर्मल जो एनर्जी है जो इसमें होता है ओशियन थर्मल एनर्जी जो है, इस तरह से हम लोग उससे क्या होते हैं बिजली बनाते हैं। तो ओशियन थर्मल जो ओशियन का वेव्स है उसके द्वारा भी हम बिजली बनाते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक बहुत सुनहरा अवसर है और सुनहरा मौका है, और भारत इसके लिए तैयार है हमेशा के लिए। तो इस तरह से हमारा ये बहुत लाभप्रद है, हम बहुत सारे इस अवसर को पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मत्स्य का कितना बड़ा एक केंद्र है। सैन्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा है, संसाधन की दृष्टि से भी अच्छा है, जैविक संसाधन की दृष्टि से भी अच्छा है। और तटवर्ती देखें कि जो तटवर्ती देश यूरोप और जितने भी तटवर्ती देश हैं किस प्रकार से उपनिवेश और किस प्रकार से ये बहुतों दशक तक, बहुत सेंचुरी तक, बहुत शताब्दी तक कैसे उपनिवेश के कारण ये बहुत लाभप्रद स्थिति में थे और बहुत सारे पैसे कमाए। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भी इस तरह से बहुत अच्छी स्थिति में है। इतने लंबा तट रेखा हमें बहुत ही मजबूत बनाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि जलीय जो हमारा पड़ोसी देश है वो कौन कौन से है। तो श्रीलंका हमारा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया, हमारा सिंगापुर हो गया। इस तरह से हमारा मलेशिया वगैरह जितने भी हैं आसियान देश, उससे हमारा भी जलीय संबंध मजबूत होते हैं। जलीय पड़ोसी हमारे हैं, क्योंकि हम जलीय पड़ोसी में हम क्या कहते हैं कि जो अंडमान निकोबार के एकदम समीप है क्या है, इंडोनेशिया वगैरह है, मलेशिया सब है। तो इसके कारण से हमारा संबंध और मजबूत हो जाएगा आसियान के साथ। इस कारण से हमारे जलीय पड़ोसी पर भी बहुत ध्यान देना होगा। इस तरह से हमने देखा कि भारत की सीमा कैसे कैसे मजबूत हुई है और कैसे कैसे क्या क्या समस्या हुई है, और हमने देखा कि किस प्रकार हम लाभप्रद की स्थिति में हैं। ठीक है, अगले क्लास में दोस्तों फिर मिलते हैं।